हेलो बच्चों, माई सेल्फ कुमार, आई अगेन वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विजन पॉइंट। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? होपफुली पिछले लेक्चर्स में आपने जो भी चीज़ें पढ़ा था आपको समझ में आई होंगी और जो भी आपको क्वेरी रही होगी आपने वो कांटेक्ट किया होगा। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने स्टार्टिंग का थ्योरीज पढ़ा था। आज हम लोग ये थ्योरीज में क्या क्या पढ़ेंगे वो आगे देखते हैं। बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल की बात करते हैं, जो कि किसने दिया था? जिसको दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कैथोड रे, एनोड रे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इन सारी चीजों को पढ़ा। आज हम लोग इसके आगे के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे स्टार्टिंग का मॉडल आया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इस मॉडल में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो मॉडल होता है, इन्होंने बताया, थॉमसन ने ये चीजें एक्सप्लेन करी कि जो प्लम पुडिंग मॉडल होता है इसमें क्या है, जो एक स्फीयर है वो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज का होता है और उसमें निगेटिवली चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ऐसा इन्होंने बताया। जैसा कि आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन को हम कट करते हैं तो रेड कलर का पोर्शन आता है हमारे पास। हम लोग देखते हैं यहां पर वाटरमेलन को जब हम लोग कट करते हैं तो हमारे पास ये रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है। बेटा, ये रेड कलर का पोर्शन ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसमें आपको छोटे छोटे सीड्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये सीड्स क्या हैं? ये सीड्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बना के इन्होंने मॉडल को दिखाया। ठीक है, और ये मॉडल क्या है? इसमें आप पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर देख रहे हो बेटा, और ये पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? एम्बेडेड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। He suggested that atom is a positively charged sphere. Atom क्या है? Positively charged sphere है, having electrons embedded uniformly, giving an overall picture of plum pudding. ठीक है, this model failed to explain the line spectrum of an element and the scattering experiment of रदरफोर्ड। बेटा, थॉमसन के बाद हमारे पास जो आए वो कौन आए? रदरफोर्ड आए, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आपको अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया इसी चीज को, अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? ये एम्बेडेड हैं। तो आप देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर हो गया और इस पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड हैं। इट इज एन स्टैटिक मॉडल। ठीक है, ये एक स्टैटिक मॉडल है और इस स्टैटिक मॉडल ने क्या नहीं एक्सप्लेन किया? स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया थॉमसन ने, बट इन्होंने स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ के रखा हुआ है कि एटम जो होते हैं वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ऐसा आपको नॉलेज है, बचपन की क्लासेस में आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था? नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो मॉडल क्या है? उस मॉडल में बहुत सारे ड्रॉबैक आए। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि वो स्टैटिक मॉडल है, स्टैटिक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेबिलिटी को। इसी के बाद फिर किसको आना पड़ा? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को आना पड़ा। और रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द बम्बार्डमेंट ऑफ थिन। अब थिन की बात कर रहे हैं तो कितना थिन? 10⁻⁻⁴ mm। AU आपको पता है, दिस इज गोल्ड। इन्होंने क्या लिया? गोल्ड की फॉयल लिया, और वो गोल्ड की फॉयल बहुत ही थिन लिया, 10⁻⁴ mm थिन। ठीक है, फॉयल विद हाई स्पीड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स emitted from radium and gave the following
ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने गोल्ड की फॉइल लिया और गोल्ड की फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की, यहां पर जो पार्टिकल की बात कर रहे हैं दैट इज अल्फा पार्टिकल, एंड अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किया। पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कहां से किया, इन्होंने रेडियम का यूज किया और रेडियम क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल पास कर गए। किसको पास कर गए, ये जो गोल्ड की एक इन्होंने फिल्म लिया, इस गोल्ड की फिल्म को मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर गए। अगर अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहा है, बेटा मेरे सामने एक दीवार है, ठीक है, मैं यहां से ये पेन को फेंक रहा हूं और मैंने पेन को फेंका, वो दीवार से क्रॉस कर गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दीवार में छोटे छोटे होल्स होंगे, या तो हॉलो होगा वो स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो यही चीज यहां पे हुआ, अल्फा पार्टिकल देख रहे हो इस फॉइल को पास कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो एटम है वो मैक्सिमम पोर्शन में क्या है, हॉलो है। आगे देखते हैं हम लोग। सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम देयर पाथ। ठीक है, कुछ तो क्या हुए, ऐसे आए और निकल गए, कुछ ऐसे आए और इधर को चले गए, कुछ ऐसे आए और रिटर्न बैक हो गए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कुछ डिफरेंट एंगल्स पर क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। ओनली अ फ्यू, वन इन अबाउट 10,000 वर रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, मींस कहने का यह है कि 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो गया और तुरंत रिटर्न आ गया। ठीक है, जाने के बाद वो तुरंत रिटर्न आ गया, मतलब 180 डिग्री पर रिटर्न बैक आ गया। इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए ये अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव है वो गया और रिटर्न आ गया। इसका मतलब वहां से वो रिपेल हो गया। ठीक है, तो रिपेल हुआ तो क्यों हुआ, ये हम लोग देखते हैं। ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या है, रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। यहां पर बेटा इन्होंने क्या रखा, यहां पर इन्होंने रेडियम का यूज किया, जो रेडियम अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। अब देखिए यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, और ये क्या है, ये बेटा गोल्ड की फॉइल है, जिसको मैंने आपको बताया है ये 10 to the power -4 mm थिन है। ठीक है ना, तो अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट कर जा रहा है। आप देखिए मैंने बताया मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए, बट आप यहां पर देख रहे हो ये कुछ रिटर्न आ गया इधर को, कुछ रिटर्न आ गया इधर को। ठीक है, कुछ इधर से जाने के बाद इधर एक एंगल बना के चला गया, कुछ इधर एक एंगल पर चला गया, इधर एंगल पर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया और इधर को चला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, इनको कोई ना कोई क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा क्या है, इसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए एटम पे बेस्ड। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। पहला क्या है, न्यूक्लियस है, और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो न्यूक्लियस क्या है इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग सेंटर पर एटम में एक न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, which is small in size but carries the entire mass, that is contain all the neutrons and protons। बेटा न्यूट्रॉन्स टर्म यहां पर आ गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हुई है। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत मेहनत करी है और बहुत ही अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। एक बेस मिल गया
एटॉमिक स्ट्रक्चर को लिए और उसके बाद इस बेसिस पर बोर ने फिर बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए। ठीक है, बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में है। ठीक है, बट इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन लिया तो जो मास ऑफ द न्यूक्लियस आया, दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली डबल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। मतलब न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन के मास से डबल निकला। इसका मतलब इन्होंने यह कंक्लूड कर दिया कि न्यूक्लियस में कोई एक ऐसा पार्टिकल भी होगा जो कि न्यूट्रल होगा, बट उसका मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, मास ऑफ द प्रोटॉन के, और वो क्या है, न्यूट्रॉन है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर इन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा ऐसे। ठीक है ना, ये इसका रिवॉल्यूशन होगा। ठीक, समझ गया बात को। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा था। अकॉर्डिंग टू अ स्मॉल चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड अपोजिटली चार्ज्ड सेंटर कंटिन्यूअसली लूजेस इट्स एनर्जी। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि कोई स्मॉल चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसी अपोजिट चार्ज पार्टिकल के, और वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है, बट यहां पर ऐसा कोई बात रदरफोर्ड ने नहीं किया। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन डज सो इट शुड also continuously lose its energy and should set up a spiral motion ultimately falling into the nucleus। ठीक है, ये पॉइंट इनका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ नेचर। मींस रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। हमारा जो एटम होता है वो स्पेक्ट्रा बेस्ड होता है, बट इन्होंने स्पेक्ट्रम की बात नहीं किया। लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यहां पर किसी भी चीजों की बात नहीं की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम लोग न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पर आते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, एक एटम में न्यूक्लियस सेंटर पर प्रेजेंट एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है। Nucleus is a small, heavy, positively charged portion of the atom and located at the center of the atom। ठीक है, ये एटम के सेंटर पर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, all the positive charge of atom that is proton are present in the nucleus। बेटा हमारा जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में, इस एटम के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में हमारे पास ये हमने बना दिया पहले ही, प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन भी होता है, एंड हेंस दीज पार्टिकल्स collectively are also referred to as nucleons। क्या बोलेंगे इनको, न्यूक्लियॉन्स। अब बेटा अगर मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया तो वो क्या आ गया, मास नंबर आ गया। ठीक है, और यहां पर उसी की बात ये न्यूक्लियॉन से कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power -13 सेंटीमीटर। बेटा अब हम आगे बात करते हैं जो भी मॉडल्स आए। ठीक है ना, रदरफोर्ड के बाद अब हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, इसको मैक्स प्लैंक ने दिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन एटम।
व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड it emits thermal radiations of different wavelengths or frequency. To explain these radiation, Max Planck put forward a theory known as Planck's quantum theory. अब बेटा ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी है क्या, हम लोग इसके बारे में देखते हैं. The radiant energy which is emitted or absorbed, जो रेडियंट एनर्जी है वो या तो इमिट हो रही है या तो एब्जॉर्ब हो रही है by the ब्लैक बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअसली, मतलब ये कंटिन्यूअसली नहीं होगा, बट कैसे होगा, बट डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ क्वांटम. इस हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं. इन केस ऑफ लाइट, अगर हमने लाइट की बात कर लिया तो ये क्वांटम की एनर्जी जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे. कहने का मतलब आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को इमिट भी कर रहा है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है. ठीक है ना बेटा, ये एनर्जी को इमिट भी कर रहा है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है. तो जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का, जो एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है. ये कैसे हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स. किस फॉर्म में हो रहा है, ये एक डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, जिसको हम लोग क्वांटम बोल रहे हैं. ठीक है, क्वांटम इज अ सिंगुलर टर्म, इसको प्लूरल में हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे. ठीक है, अगर हमने यही बात कर दिया लाइट एनर्जी की, ये रेडिएंट एनर्जी लाइट एनर्जी हो गई, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फोटोन बोलेंगे. ठीक है ना बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. तो अगर मैंने बोला द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. देखिए ये हमारे पास ई एनर्जी हो गई एंड दिस ई is directly proportional to the frequency. This is frequency of radiation. ठीक है, ये frequency of radiation न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जब ये न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, E इज इक्वल टू एच न्यू. E इज इक्वल टू एच न्यू. और बच्चों आप लोग जानते हो कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाय लैम्डा. न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. तो हमारे पास क्या हो गया, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. और ये किसके बराबर हो गया, एच सी बाय लैम्डा के. आप देख रहे हो वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. एच की वैल्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड. या तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं. अब हम लोग बोल रहे हैं दिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी. ठीक है, क्या टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई एक बॉडी इमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, विल बी सम होल नंबर क्वांटा. ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच न्यू. क्या बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू एन एच न्यू. यहां पर एक टर्म नया आ गया n, और n क्या है यहां पर, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 ये हो सकता है. ठीक है ना. अब यहां पर आप बोलते हो ना न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. तो हम यहां पर बोल सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा एंड न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. तो बेटा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला और आ जाएगा ना कि E इज इक्वल टू एन एच सी एंड न्यू बार. ठीक, चलो आगे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बोर्स एटॉमिक मॉडल. बेटा अभी तक का जो सबसे एक्सपेक्टेड मॉडल है, एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है, वो क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल है.
बोर्स एटॉमिक मॉडल अभी तक का सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है, बट अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद जो हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज था। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। रदरफोर्ड ने एक पाथ बना दिया जिन पे मॉडिफिकेशन करके नील बोर ने बोर्स एटॉमिक थ्योरी दी, और अभी तक की सबसे अच्छी एटॉमिक थ्योरी यही है। नो डाउट इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, अभी भी इन पर काम चल रहा है, बट अभी तक की सबसे अच्छी एटॉमिक थ्योरी बोर्स एटॉमिक मॉडल है। ठीक है ना, हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बोर एटॉमिक मॉडल का देखते हैं। क्या है बोर एटॉमिक मॉडल, इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। बोर्स retained the essential features of the Rutherford model of the atom. However, in order to account for the stability of atom, he introduced the concept of the stationary orbits. ये एक नया टर्म आ रहा है हमारे पास, stationary orbits. ठीक है, the Bohr postulates are, अब हम लोग बोर्स के postulates पर ध्यान देते हैं। ठीक है, फर्स्ट, an atom consists of positively charged nucleus. एटम के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम। ठीक है, दिस assumption is retained from the रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ने भी यही चीज बताया था, उसको इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट रेडियाई। कहने का मतलब यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहा हूं कि ये बेटा है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके बाहर डिफरेंट रेडियस पर आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट रेडियस पर आप देखोगे बेटा तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये क्या है बेटा, डिफरेंट रेडियस पर आपको शेल्स मिल रही है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोल रहे हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग के एल एम एन ओ एंड पी। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। द परमिटेड ऑर्बिट आर दोज फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, यहां पर बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम यहां पर क्या है, NH/2π। तो अगर वो पहली शेल में होगा, ठीक है, अगर वो फर्स्ट शेल में है, n = 1 है, तो बेटा ये k शेल की बात हो रही है, तो k शेल में ये क्या होगा, H/2π। अगर ये n = 2 है तो क्या होगा, L शेल होगी, और इसमें क्या होगा 2H/2π। इसका मतलब ये 2 and 2 कैंसिल, तो H/π हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके आगे बात करूं तो n = मैंने आपको बोला कि n = 3 है, तो बेटा ये कौन सी शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई, m शेल हो गई, और इसके लिए मैंने बात किया तो 3H/2π हो गया। अगर n = 4 है तो ये क्या हो गया, फोर्थ शेल हो गई, n शेल हो गई, और अगर n शेल है तो ये क्या हो जाएगा 4H/2π। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2H/π। ठीक है, अगर मैंने बेटा बात किया किसकी, अगर मैंने बात किया n = 5 की, तो ये कौन सी शेल हो गई, O शेल हो गई। O शेल में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 5H/2π, मीन्स 2.5H/π। अगर मैंने n = 6 की बात किया तो यहाँ पर P शेल हो गई,
और पी शेल में क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा 6h/2π, इट्स मीन्स ये 3h/2π हो गया। अगर मैंने बेटा 7th शेल की बात किया तो ये क्यू शेल हो गई और इसमें क्या हो जाएगा 7h/2π। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वेयर एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अभी यहां पर मैंने आप लोगों को एल बताया था, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये h/2π होगा, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, जहां पर h की वैल्यू क्या है, h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, इफ m इज द मास, ठीक है ना, m क्या है, मास है, और यहां पर ये क्या आपको दिख रहा है, ये न्यू, ठीक है, mvr, m मास है और यहां पर v क्या है, v इज द वेलोसिटी। ठीक है, अगर m मास हो गया बेटा और v वेलोसिटी हो गई ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ परमिटेड ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, तो हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग बात करेंगे l। l क्या है, l इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, where L is the orbital angular momentum and is the number of orbit। ठीक है, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और ये n क्या होगा, n is called the principal quantum number। बच्चों अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे, तो जो हम लोग क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि n जो होगा वो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, l जो होगा वो स्मॉल l वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, m जो होगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, और जो s होगा वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ये चीजें अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, बोर के बाद डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग बोर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं बच्चों हम लोग। When electrons move in permitted discrete orbit, they do not radiate or lose energy. Such orbits are called stationary orbit। ऐसी orbits को हम लोग क्या बोल रहे हैं, stationary orbit या non radiating orbits। ठीक है, ऐसी orbit जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी orbit बच्चों जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है, ना तो लॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे हैं। इन दिस मैनर बोर ओवरकम रदरफोर्ड डिफिकल्टी टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसके बाद इन्होंने रदरफोर्ड क्या चीज बता रहे हैं, यही चीज तो रदरफोर्ड ने बताई कि भाई स्टेशनरी था ना उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बोर ने उस चीज को क्या किया, मॉडिफाई किया। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस the more is the energy associated with it। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस होगा एनर्जी लेवल का, मींस ऑर्बिट का, द मोर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, एसोसिएटेड होगी। द डिफरेंट energy levels were numbered as 1, 2, 3, 4 and so on, and it's called as K, L, M, N, O, P, Q, etc. Next बेटा फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं। Ordinarily an electron continues to move in a particular stationary state or orbit. Such a state of atom is called ground state। तो ये बात कर रहा है किसकी, ग्राउंड स्टेट की। जो ऑर्डिनरी स्टेट है, ऑर्डिनरी स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में मूव कर रहा है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं। व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इट जंप्स टू एनी हायर एनर्जी लेवल एंड इज सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट। When the electron jumps from higher to lower energy state, the energy is radiated। तो बेटा क्या होता है, आप लोग जब एक क्लास से दूसरी क्लास में पास कर जाते हो तो क्या करते हो, एनर्जी गेन करते हो ना। तो ये एक एनर्जी स्टेट में थे और एक एनर्जी स्टेट में जब इनको एनर्जी मिली तो वो जंप कर जाते हैं। जंप करके कहां चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन
हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, आपके साथ ये नहीं होता, आप पता चला 10th क्लास में हो, 10th से 11th में जाते हो, फेल हो गए तो 10th के 10th में रह गए, है ना। ये तो नहीं होता ना 10th से 9 में आ गए, 10th से 9th में तो नहीं आते। लेकिन इनके साथ ऐसा होता है, अगर इन्होंने एनर्जी को रेडिएट कर दिया, एनर्जी को लूज कर दिया, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। बोर मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या उनके फेलियर्स थे, हम लोग इस पर पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, बोर थ्योरी वाज वेरी सक्सेसफुल इन प्रिडिक्टिंग एंड अकाउंटिंग द एनर्जीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये, किसके लिए? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 electron system. It could not explain the line spectrum of atom containing more than 1 electron. बेटा ये more than 1 electron वाले एटम्स के लिए ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है किसका? बोर की एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट थ्योरी की क्या प्रॉब्लम है? दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिस थ्योरी was unable to explain the dual nature of matter as explained on the basis of de Broglie concept. de Broglie ने हमें बताया कि डुअल नेचर होता है, ठीक है ना, डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ज़ीमैन इफेक्ट। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। तो ये चीजों को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। द इंटेंसिटी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा हाइजेनबर्ग है एक, ठीक है, उन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया। ठीक है, अभी हम लोग आगे की क्लासेस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे उसको। नो कंक्लूजन वॉज गिवन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बेटा इन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिले? ये आपको ड्रॉबैक्स मिले किसके? बोर्स एटॉमिक थ्योरी के। ये फेलियर्स हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी के, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए, तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।